प्यारे बच्चों, मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। बेटा, आज 11th क्लास का यूनिट 1 का एक सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे भी बायोलॉजी के अंडरस्टैंडिंग के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लगभग 5 लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर पर्पस हमारा सिर्फ है एनसीईआरटी को अच्छे से एक्सप्लेन करना। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ हम नहीं करने वाले। और आपको पता है कि नीट एग्जाम की यही रिक्वायरमेंट है। आपको यदि एनसीईआरटी अच्छे से आती है तो 350 प्लस स्कोर करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो बगैर किसी डोलड्रम में पड़े हुए आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आना चाहिए। और इसी के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और आगे भी आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। तो हमने एनसीईआरटी की पीडीएफ से ही पढ़ानी है। तो आपके सामने देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पीडीएफ एनसीईआरटी की खुली हुई आपके सामने। जो इतने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमने हाईलाइट कर रखा है। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सुनते हुए, लेक्चर को सुनते हुए, आप एनसीईआरटी को भी साथ में रखें और उन पॉइंट्स को हाईलाइट करें जो हमने इस बुक में हाईलाइट करके रखा हुआ है। बट सबसे पहले समझते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एक दूसरे से अलग। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से सिमिलैरिटी शो करते हैं, कुछ डिसिमिलैरिटी शो करते हैं। तो उनके सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर जब हम उन ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो उसी साइंटिफिक प्रोसीजर को हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो ये अटेम्प्ट सबसे पहले किसने किया? ये अटेम्प्ट सबसे पहले एरिस्टोटल ने किया। एरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है, इसको फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है, इन्होंने क्या किया कि 2 ग्रुप बना दिया। उन्होंने कहा कि एक ग्रुप प्लांट है और एक ग्रुप एनिमल है। तो जो प्लांट है उसको उन्होंने फिर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये तीनों पार्ट यहाँ पे लिखे हैं, ट्रीज, श्रब एंड हर्ब्स अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। जो सबसे बड़े हैं, फिर मीडियम साइज के हैं, जो सबसे छोटे हैं। और जितने भी एनिमल्स हैं उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक जिनमें आरबीसी होता है और जिनमें आरबीसी नहीं होता। जिनमें आरबीसी होता है उसको उन्होंने एनाइमा कहा, जिनमें आरबीसी नहीं होता उसको उन्होंने एनाइमा कहा। ए वर्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब नो होता है। तो ये बायोलॉजी में आपको ए वर्ड वाले कई वर्ड्स मिलेंगे और ए से स्टार्ट होने वाले कई वर्ड्स मिलेंगे और उसका मतलब यही होता है जिसमें नो। लेकिन एक्चुअली जो साइंटिफिक मेथड है क्लासिफिकेशन का, ये स्टार्ट करने वाले साइंटिस्ट का नाम था लीनियस। लीनियस वाज लीनियस, जिनको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं, जिनका टेक्सोनॉमी में जिनके कंट्रीब्यूशन को हम नहीं भुला सकते। तो लीनियस ने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअली साइंटिफिक मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्या किया कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टेब्लिश किया। 2 किंगडम का नाम क्या है? एक किंगडम का नाम है प्लांटी, दूसरे किंगडम का नाम है एनिमेलिया। तो प्लांटी और एनिमेलिया, ये जो 2 किंगडम स्टेब्लिश हुए, किंगडम हम जानते हैं कि हाईएस्ट कैटेगरी है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। तो उन्होंने बेसिस बनाया एक्चुअली सेल वॉल। उन्होंने कहा कि भाई सेल वॉल जिसमें होता है वो प्लांट है, उसको हम किंगडम प्लांटी में रख देंगे, और जिसमें सेल वॉल नहीं होता उसको हम किंगडम एनिमेलिया में रख देंगे। तो इस तरह से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टैब्लिश। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के ना 3 मेजर ड्रॉबैक। ये तीनों ड्रॉबैक को मैंने एनसीईआरटी की लाइनों को हाईलाइट कर रखा है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट है। इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। और इस बात का भी ख्याल नहीं किया गया कि वो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक है या फिर नॉन फोटोसिंथेटिक है। ये 3 मेजर ड्रॉबैक थे और आगे के आने वाले क्लासिफिकेशन में इन ड्रॉबैक को दूर किया। तो एनसीईआरटी में क्या है बेटा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से सीधे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर जंप किया, जो आरएच व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन। लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी के लिए
आपको लगेगा कि 3 किंगडम कैसे आया, 4 किंगडम कैसे आया, तो वही 1-2 चीजें हमें एक्स्ट्रा खाली पढ़नी होती है। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन लाने वाले साइंटिस्ट का नाम था हैकल। यहाँ पर लिखा है हमने, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो लिखी है वो साइड में लिखी हुई है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन लाने का क्रेडिट किनको जाता है? हैकल नाम के साइंटिस्ट। तो तीसरा किंगडम वो क्या लेके आए? जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, उसके लिए उन्होंने किंगडम क्रिएट कर दिया। उस किंगडम का नाम रखा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा किंगडम। लेकिन प्रोटिस्टा किंगडम में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को उन्होंने प्लेस किया, इसमें प्रोकैरियोट वाले भी थे, यूकैरियोट वाले भी थे, तो सेल ऑर्गेनाइजेशन तो अलग हो गया। तो इस तरह से 4 किंगडम क्लासिफिकेशन एग्जिस्टेंट पाया, व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय कोपलैंड। कोपलैंड ने क्या किया कि जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन था, उसको उन्होंने, उसके लिए उन्होंने किंगडम बना दिया मोनेरा। तो अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के 2 किंगडम हो गए, एक मोनेरा और एक प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक वाले ऑर्गेनिज्म को रखा गया और मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया। तो इस तरह से 4 किंगडम पर तो हम पहुंच गए। अब आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हमारे बुक में स्पेशली लिखा हुआ है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया 1969। कई बार बायोलॉजी में वैसे ईयर इंपॉर्टेंट उतने नहीं होते, लेकिन कई बार पूछे गए हैं, तो इसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। जब आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो एनसीईआरटी की किसी बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते, हो सकता है वही आ जाए। तो यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी बुक फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन नीट एग्जाम। तो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एस्टेब्लिश किया, और ये किंगडम जिनका नाम हम ले रहे थे, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है एंड एनिमिलिया है, ये अकॉर्डिंग टू, ये जो अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। बेटा लेकिन अभी हमारे पास जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जब हम कोई किंगडम बनाते हैं, कोई क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसका एक बेसिस होता है, क्लासिफिकेशन का एक बेसिस होता है। और वो बेसिस क्लासिफिकेशन का यहाँ पर 5 बेसिस है। ये पांचों आपको याद होने चाहिए कि आर.एच. व्हिटेकर ने किस बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन किया। तो उन्होंने सेल स्ट्रक्चर को कंसीडर किया, उन्होंने बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर किया कि वो टिश्यू लेवल है या ऑर्गन लेवल है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को किया, रिप्रोडक्शन को किया, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को किया। नाउ व्हाट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप? पहले तो ये देखो कि 5 में से सबसे, ये नीट एग्जाम में पहले आया हुआ क्वेश्चन भी है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कौन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन का था, वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसको एकदम हाईलाइट करो अपने बुक में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटेकर। एक और टर्म है यहाँ पर, फाइलोजेनेटिक बेसिस रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि क्या कोई ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इवोल्यूशनरी रिलेटेड है। जैसे हम जानते हैं कि एप्स, मंकीज एंड ह्यूमन आर इवोल्यूशनरी रिलेटेड, तो उनको एक ग्रुप में रख दिया गया जिससे हम कहते हैं प्राइमेट्स। तो 5 इस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टेब्लिश। अब इसका जो ये फ्लो चार्ट है, इसका जो एक टेबल बना हुआ है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको आप दिमाग में रखेंगे तो ये एक तरह की समरी है जो आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। जैसे देखो, ये 5 किंगडम का नाम लिखा हुआ है, और ये 5 किंगडम जो है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर है। इसमें पहली बात हम देखते हैं सेल टाइप। तो मोनेरा में हमने क्या देखा? मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोकैरियोट। प्रो मतलब सिंपल, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। और बाकी जो 4 हैं वो सारे यूकैरियोट, सारे यूकैरियोट। तो एक तो सेल टाइप को बेसिस बना दिया। फिर देखते हैं सेल वॉल। किसी में सेल वॉल होता है, नहीं होता, और जो होता है वो अलग अलग तरह के सेल वॉल होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया का सेल वॉल, मोनेरा में कौन आता है? बैक्टीरिया आता है। नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है ना, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन।
है ना। जब हम बैक्टीरिया करेंगे तो पेप्टाइडोग्लाइकन का मतलब भी आपको बताएंगे। तो नॉन सेलुलोज का लेकिन नहीं है। प्रोटिस्टा में हम देखेंगे अलग अलग तरह की सेल वॉल होती है, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता। फंजाई में जो सेल वॉल होता है वो काइटिनस सेल वॉल होता है। काइटिन जो है वो एक पॉलीमर, होमोपॉलीमर है, NAG का, एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइन का, इसका पॉलीमर है। तो ये पॉलीमराइज होकर के इनका सेल वॉल बनाता है। और प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, जो कि ग्लूकोज का पॉलीमर। एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। अगला क्राइटेरिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इनके जो मोनेरा के जो मेंबर्स हैं वो प्रोकैरियोट होता है, तो प्रोकैरियोट होता है तो उसमें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। बाकी सारे यूकैरियोट है तो देखो सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट, सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ठीक है ना। फिर बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर है, टिश्यू है, क्या है, तो सेलुलर है, ये भी सेलुलर है, ये दोनों सेलुलर है, दोनों ही यूनिसेलुलर है। फर्क सिर्फ ये है कि मोनेरा के जो मेंबर होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं, प्रोटिस्टा के जो मेंबर हैं वो यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। फंजाई में थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता है, सेल आपस में एग्रीगेट करके लूज टिश्यू बनाता है। प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गेन प्रेजेंट होते हैं। एनिमिलिया में टिश्यू ग्रेड भी है, ऑर्गेन ग्रेड भी है, ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड भी है। तो ये ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर भी हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई कर लिया। फिर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यही हमने बताया था कि वेटिकर के क्लासिफिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो क्या है। मोनेरा के मेंबर में जो बैक्टीरिया होती है, ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ, दो तरह के। ऑटोट्रॉफ अपना फूड बनाने वाले को हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, जो अपना फूड नहीं बनाते वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है तो उसको हेटरोट्रॉफ कहते हैं। तो जो ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ में भी दो क्राइटेरिया दिया हुआ है, दो कैटेगरी दी हुई है, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। तो जो कीमोसिंथेटिक है, इसे फूड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। यदि वो एनर्जी केमिकल रिएक्शन से डिराइव होता है तो उसको कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और इफ सोर्स ऑफ एनर्जी इज लाइट देन इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ मोनेरेंस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो हेटरोट्रॉफ होते हैं। हेटरोट्रॉफ में भी दो टाइप दे रखा है, सेप्रोफाइट एंड पैरासिटिक। सेप्रोफाइट का मतलब होता है एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। जो डेड डिकेइंग प्लांट्स, एनिमल्स हैं, उससे कोई एब्जॉर्ब करके यदि न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसको सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और पैरासिटिक जब अपने होस्ट से न्यूट्रिशन लेता है तो उसको पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के मेंबर्स जो है यहाँ भी दोनों तरह के हैं। यहाँ पर यदि ऑटोट्रॉफ है तो वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, और दूसरी कैटेगरी क्या है, हेटरोट्रॉफ। तो जब हम प्रोटिस्टा किंगडम करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि कौन फोटोट्रॉफ, कौन ऑटोट्रॉफ है और कौन हेटरोट्रॉफ। फंजाई, फंजाई ऑटोट्रॉफ नहीं होते, वो पूरी तरह से हेटरोट्रॉफ। और ये दो मेथड है उनके न्यूट्रिशन का, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, जो हमने बैक्टीरिया के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया। यदि वो पैरासाइट से न्यूट्रिशन लेता है तो सेप्रोफाइट हो गया। सॉरी, जो पैरासाइट से जब अपने होस्ट से न्यूट्रिशन लेता है तो वो पैरासाइट हो गया। और जब एब्जॉर्ब करके लेता है, डेड डिकेइंग प्लांट से लेता है, तो उसको सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये फंजाई में भी है, बैक्टीरिया में भी है। प्लांट्स तो पूरी तरह से ऑटोट्रॉफ ही होते हैं और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं। एनिमल्स हेटरोट्रॉफ होते हैं, एनिमल अपना फूड नहीं बनाते। तो जो सबसे कॉमन मेथड है, सबसे कॉमन मेथड है एनिमल में न्यूट्रिशन का, वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड का है एनिमल, जोइक वर्ड एनिमल से एसोसिएटेड है कि एनिमल जो है इंजेस्ट करेगा, पहले इंजेक्शन के बाद क्या होगा, डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, और अनडाइजेस्टेड फूड एलिमिनेट हो जाएगा। ये सारे प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ एनिमल्स में सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, वो आगे जब हम मिलिया करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे।
ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ मेन बातें थी। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है 3 डोमेन सिस्टम, पहले डोमेन समझते हैं बेटा क्या होता है। जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ना, तो जो हाईएस्ट कैटेगरी थी वो किंगडम थी। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन अब आ गई। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में हाईएस्ट कैटेगरी जो है वो डोमेन, डोमेन इज द हाईएस्ट कैटेगरी। सबसे ऊपर डोमेन है, किंगडम उसके बाद आता है। तो एक साइंटिस्ट थे कार्ल ओज। कार्ल ओज ने कहा कि देयर आर 3 डोमेन्स, एक आर्किया, एक प्रोकैरिया और एक यूकैरिया। ये 3 डोमेन है और जितने एग्जिस्टिंग एनिमल्स हैं वो इसी डोमेन के अंदर आते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक आर्की बैक्टीरिया बैक्टीरिया से अलग नहीं था, लेकिन आगे जब हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो अलग होता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल से अलग होता है। किस मायनों में अलग होता है वो आगे मैं बताऊंगा जब हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में करेंगे। तो एक कार्ल ओस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने आरएनए के सीक्वेंस के बेसिस पर, स्पेशली जो 16S राइबोसोमल आरएनए होता है उसके बेसिस पर इन्होंने 3 डोमेन को स्टेब्लिश किया। यदि तुमसे ये पूछा ये जो 3 डोमेन स्टेब्लिश हुआ इसका बेसिस क्या था, तो बेसिस था राइबोसोमल आरएनए का सीक्वेंस। कौन से? 16S राइबोसोमल आरएनए का सीक्वेंस। उनका ये मानना था कि ये जो 3 डोमेन है लाइफ के, इन तीनों का एक कॉमन एंसेस्टर होता है और इस कॉमन एंसेस्टर को प्रोजीनोट कहते हैं। तो प्रोजीनोट गिव राइज टू आर्किया डोमेन। इसके अंदर एक फाइलम आता है आर्की बैक्टीरिया। देन प्रोकैरिया डोमेन, इसके अंदर एक फाइलम आता है वो है मोनेरा। तो 2 फाइलम हो गया। तो ये दोनों जो थे ये दोनों प्रोकैरियोट्स होते हैं। लेकिन जो तीसरा डोमेन है यूकैरिया या यूकैरियोट्स, ये इसके अंदर 4 फाइलम आता है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये जो 4 किंगडम है, सॉरी मैं इसको मोनेरा को फाइलम बोल रहा था, या आर्की बैक्टीरिया को, इसको आप किंगडम मानिए। तो 6 किंगडम में 4 किंगडम तो ये हो गया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये मोनेरा एक किंगडम हो गया और आर्की बैक्टीरिया एक हो गया। तो टोटल 3 डोमेन के अंदर 6 किंगडम आ गए। तो 3 डोमेन को 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। जैसे लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की डिटेल आपको यहाँ पर नहीं करनी है। ये जो कुछ कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ वो सिर्फ आपके क्यूरियोसिटी के लिए, कि भाई आपको लगेगा 3 डोमेन, डोमेन का मतलब क्या है, इसके अंदर 6 किंगडम का मतलब क्या है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा बता। तो ये था 5 किंगडम, 2 किंगडम से लेकर के 6 किंगडम तक की कहानी। अब जब, लेकिन हमें यहाँ पर फॉलो क्या करना है, हमें यहाँ पर फॉलो करना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बुक के हिसाब से। जब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टेब्लिश हुआ तो इसके इसके बाद हमने क्या, इससे क्या कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जैसे पहले शुरू के इसके लाइनों को पढ़ोगे आप, तो पहले क्या था, देखो कितने बड़े ग्रुप्स, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, फंजाई, मॉसेस, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फर्न, सबको एक साथ रख दिया गया था। और क्या क्राइटेरिया बनाया गया? सेल वॉल। अब बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है, फंजाई में भी सेल वॉल होता है, प्लांट में भी सेल वॉल होता है, लेकिन क्या सेल वॉल एक जैसा होता है? सबके सेल वॉल अलग अलग तरह के होते हैं। तो शुरू में क्या किया था कि सारे सेल वॉल वाले ऑर्गेनिज्म को एक साथ उन्होंने रख दिया। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके, अब जब इस तरह का क्लासिफिकेशन था तो इसमें देखो क्या क्या था कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी 2 अलग अलग ग्रुप के मेंबर हैं और इनको यूकैरियोट के साथ रखा गया। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और बैक्टीरिया, उसको किसके साथ रख दिया गया था? यूकैरियोट के साथ। ये दोनों तो प्रोकैरियोट है ना, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, उसको प्रीवियस क्लासिफिकेशन में यूकैरियोट के साथ रखा गया था। इसी तरह से कई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ रख दिया गया। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्या है? क्लेमाइडोमोनास जो है वो प्रोटिस्ट है, वो यूनिसेलुलर होता है, उसको स्पाइरोगैरा के साथ रख दिया गया।
स्पायरोगैरा क्या है, मल्टी सेलुलर है, एल्गी का मेंबर है, ठीक है। और इस क्लासिफिकेशन में ये भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था शुरू के क्लासिफिकेशन में कि वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ है या हेट्रोट्रॉफ है। जैसे फंजाई हेट्रोट्रॉफ होता है, प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो क्या खाली सेल वॉल के बेसिस पर, जैसे दोनों में सेल वॉल होती है, तो इस बेसिस पर फंजाई को क्या हम प्लांट मान लेंगे? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग है, एक सेलुलोज का बना है, एक काइटिन का बना है। तो इस तरह से जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टेब्लिश हुआ, आर.एच. व्हिटकर साहब ने जब इस क्लासिफिकेशन को स्टेब्लिश किया, तो उसके बाद प्रोकैरियोट को अलग किया गया, यूकैरियोट को अलग किया गया। कई ऑर्गेनिज्म जैसे अब जैसे प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये दोनों पहले क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास दे वर प्रीवियसली इंक्लूडेड इन एल्गी। आप पुराने बुक देखोगे तो उसमें आपको ये नाम लिखे हुए हैं, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास को यूनिसेलुलर एल्गी कहते थे। लेकिन अब इसको किस में रख दिया गया? प्रोटिस्टा में रख दिया। क्यों रखा गया? क्योंकि ये यूनिसेलुलर है और ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है इनका? यूकैरियोटिक ग्रेड है, मतलब ये यूकैरियोट के बने हैं। तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो कि पहले एल्गी में था, अब ये प्रोटिस्टा में किसके साथ आ गया? पैरामीशियम और अमीबा के साथ आ गया, अमीबा के साथ आ गया। तो ये सारे चेंजेस हुए, और इन चेंजेस के बाद अब हम ये पाते हैं कि हालांकि आने वाले समय में जैसे इन लाइनों को आप पढ़ोगे तो ये नहीं है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटकर साहब ने दे दिया तो वो फाइनल क्लासिफिकेशन है। तो इसके अलावा 6 किंगडम भी तो आगे हो सकता है, आगे और भी बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो चेंजेस तो कहते हैं ना कि रूल ऑफ नेचर है, आने वाले समय में वो चेंजेस होते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वी हैव टू फॉलो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बच्चा, आज हमने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया। इस लेक्चर को यदि आप ध्यान से सुनेंगे और एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे तो मैं दावा करता हूं कि इस चैप्टर पर आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी। और हर चैप्टर पर इसी तरह से हम कमांड यदि करके चलेंगे, एनसीईआरटी आपके दिमाग में यदि एक बार आ गया तो नीट एग्जाम क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स आने जरूरी है। और ये सब टॉपिक्स जिनको बच्चे इग्नोर करते हैं कि ये टॉपिक बोरिंग है, आजकल उन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं जो सो कॉल्ड बोरिंग टॉपिक्स। तो इसको बोरिंग ना मान करके इंटरेस्टिंग बन के पढ़िए, है ना, इंटरेस्टिंग बना के पढ़िए। तो चीजें आपको, और छोटे छोटे नोट्स बनाइए साइड में, एनसीईआरटी बुक के साइड में जैसे हमने लिखा था अभी उस तरह के नोट्स आप बनाइए साइड में, और उसी बुक को फॉलो करिए, है ना। तो अगले लेक्चर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? किंगडम मोनेरा से स्टार्ट करने। इस वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में 3 किंगडम को मेंशन किया गया है, मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को, और थोड़ा वायरस के बारे में, वायरस, वायरोइड, इन सब के बारे में। तो आने वाले लेक्चर में कल हम वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।